नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या है, इसके लाभ क्या है, सीमा क्या है और हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था को कैसे दर्शा सकते हैं। इन सारे टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, फिर रासायनिक समीकरण के लिखने के हमारे रूल्स क्या है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा कि आप इसे आंसर दीजिए, मतलब इसका उत्तर लिखिए। तो वही टॉपिक इस सेशन में हम लोग पूरे डिटेल में और अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो ये जो आपका टॉपिक है ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और बात की जाए कि हम लोग पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का जितना बेसिक नॉलेज होता है वो हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा रासायनिक, जैसे हम लोग जाने थे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भाई रासायनिक परिवर्तन होता है जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा, लेकिन पहले की अवस्था में नहीं आ पाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी दे दिए थे, दूध का दही बनना, जैसे कि भोजन का पाचन हो जाना, ये ऐसी हमारी अवस्था होती है या ऐसा एक परिवर्तन होता है जो अगर दूध से दही बन जाएगा तो भाई दही से उसे दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक भौतिक परिवर्तन भी जाने कि अगर हम लोग पानी को अगर किसी हम लोग रेफ्रिजरेटर में यानी कि ठंडा करने वाला जो मशीन होता है उसमें रख देंगे तो भाई वो बर्फ बन जाएगा। फिर जब उसी बर्फ को हम लोग हीट करेंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा। तो ये तो हमारा सिंपल क्या होता है भाई, ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग वहाँ पर क्लियर किए थे। फिर हम लोग जाने थे कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है कि अगर कोई दो पदार्थ या दो से अधिक अभिकारक को हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं, जब एक रूप से दूसरे रूप में अपना नया गुण नया भिन्न लेकर आती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके फिर हम लोग जाने थे कि भाई रासायनिक समीकरण को जो हमारी अभिक्रिया में भाग ले रही है उसके संकेतों और सूत्रों द्वारा लिख देंगे तो भाई हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, रासायनिक हमारा समीकरण हो जाएगा। लेकिन उसी रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है या हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास के थोड़ा सा हम लोग रिकैप किए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के एक होता है हमारा संतुलित, एक हमारा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये हमारे रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देगा कि बताइए रासायनिक समीकरण के कितने टाइप होते हैं। हम लोग उस पर भी आने वाले हैं, नियम लाभ जो भी होता है आने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है भाई, ठीक है छोटे। हम लोग संतुलित जो रासायनिक समीकरण होता है, अगर कोई भी हमारी अभिक्रिया हो रही है, जैसे एग्जाम्पल अगर मेरे पास H2 है, आप बोलेंगे भैया आप इतना इजी एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं। देखिए आप इजी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो आपके लिए जो एडवांस है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन है और ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, हमारा क्या बनाता है छोटे, ये बनाता है हमारा H2O यानी कि जल बनाता है, सिंपल। अब रासायनिक समीकरण क्या कहता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, अगर किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके अगर परमाणु की संख्या, अगर दायां में जो हमारी जितने परमाणु हैं और बायां में उतने परमाणु है तो हमारे वो संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर मेरे पास 5 kg इधर है और 5 kg इधर है तो दोनों का जो तराजू का जो हमारा भार होगा वो भाई वो बैलेंस रहेगा। अगर मान लीजिए इधर 10 किलो है भाई, इधर क्या है 5 किलो है, तो भाई तो ये नीचे दब जाएगा, यानी कि इसका भार तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तो लिखेंगे वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक यानी कि ये वाला हमारा पार्ट क्या होता है, ये हमारा पार्ट क्या होता है भाई, ये तो भैया क्या होता है, अभिकारक होता है। और ये वाला क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है।
अगर इनमें परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर है तो भाई हमारा संतुलित होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर सिंपल 2 से कर देंगे। हम लोग संतुलित करना भी सीखेंगे भाई अगले अगले क्लास में, जो भी हमारा क्लास आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक बैलेंस अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है। उसी प्रकार असंतुलित, तो इसी हम लोग H2 प्लस O2 को ले लेते हैं और सिंपल क्या करते हैं, अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा H2O बन जाएगा। भाई इसमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 1 है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, असंतुलित। असंतुलित को हम लोग कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। कंकाली समीकरण मतलब कंगाल है भाई, ये दोनों ओर से क्या है, कंगाल है। इसका अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो ये सिंपल है भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप लोग पीछे भी करके इसे अच्छे तरीके से जान सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके लिखने के नियम क्या है। तो चलिए हम लोग उस टॉपिक्स पर क्लियर कर लेते हैं कि लिखने का नियम क्या है। तो मैं क्या करता हूं, इसी एग्जाम्पल से मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप से कोई सवाल करे कि आप बताइए रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या है, यानी कि उसे कैसे आप एक रासायनिक समीकरण का रूप दे सकते हैं, तो आप पहला क्या देखिए, हम जो भी ये नियम लिख रहे हैं यहां से आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पूछेगा कि लिखने का नियम, तो क्या करेंगे, आप बताइए कि ये जो हमारा ये अभिकारक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, दायां भाग है, क्या है, दायां भाग है, और ये हमारा क्या है, बायां भाग है, सिंपल भाई, बायां भाग है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे अभिकारकों को तीर चिन्ह के, ये हमारा क्या है, तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के, सॉरी यार, सॉरी, ये हमारा बायां भाग है, ये हमारा बायां भाग है, और ये हमारा दायां भाग है। मिस्टेक हो गया, खैर कोई बात नहीं। लिखेंगे, लिखने का नियम पहला कि रासायनिक समीकरण में जो हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। तो पहला लिखेंगे, और हमारा उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। तो पहला क्या हो जाता है हमारा, लिखेंगे अभिकारकों को, आपको भी ऐसे ही बिल्कुल लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर या बाईं भाग में लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। जी बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी हमारा अभिकारक होगा तो उसे तीर चिन्ह के हम लोग बाईं ओर लिखेंगे, सिंपल। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि हम लोग अभिकारक उत्पाद को, इसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लिखेंगे उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर उत्पाद को, यहाँ पर तीर चिन्ह है, ठीक है ना, तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। यहां पर लिख लीजिएगा, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं भाई, तीसरा लिखेंगे अभिकारकों को, अभिकारक जो हमारे ये अभिकारक है भाई, 2 या 2 से अभिकारक हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, तो उसके बीच में धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। लिखेंगे अभिकारकों के बीच में धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट, लिखेंगे अभिकारकों के बीच, हम बिल्कुल धीरे धीरे लिखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभिकारकों के ना होगा, अभिकारकों के बीच, अगर क्वालिटी थोड़ी बहुत कम लग रही है तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अभिकारकों के बीच धनात्मक चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है कि अगर अभिकारक है तो उसके बीच में क्या करेंगे, धनात्मक देंगे। उसी प्रकार चौथा लिखेंगे उत्पादों के बीच में भी धनात्मक चिन्ह दिया जाता है, उत्पादों के बीच में
क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे, धनात्मक चिन्ह लिख लीजिएगा, दिया जाता है। अब कैसे बताएंगे, यहाँ पर तो एक ही उत्पाद है। अरे एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग CaCO3 जब हमारा ये अकेले होता है, मतलब अकेला होता है, इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो CaCO3 जब टूटता है तो ये बनाता है CaO प्लस CO2 बनाता है ना। तो बताइए यहाँ पर दो उत्पाद सरल उत्पाद यानी कि बहुत छोटे छोटे उत्पाद है, सरल है, दो बन गए, तो उत्पाद के बीच में भाई धनात्मक आ रहा है ना भाई, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये भी लिख लेंगे, उत्पादों के बीच में हम लोग धनात्मक चिन्ह देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, 5वां नंबर, अभिकारकों को और उत्पादों को, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, इन दोनों को हम लोग तीर चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं ना, बिल्कुल। तो 5वां क्या नियम हो जाएगा भाई, अभिकारक अभिकारकों एवं उत्पादों को तीर चिन्ह द्वारा सेपरेट किया जाता है, मतलब सेपरेट मतलब अलग किया जाता है, चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, जी बिल्कुल। यहां तक क्लियर हो गया कि ये हमारे 1 2 3 4 ये 5 हमारे स्टैंड्स, मतलब सॉरी, ये हमारे वाक्य बन गए हैं। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। जो हमारा अभिकारक रहेगा तीर चिन्ह के बाईं ओर, उत्पाद रहेगा तीर चिन्ह के दाईं ओर, अभिकारकों के बीच में धनात्मक चिन्ह, उत्पादों के बीच में धनात्मक चिन्ह, अभिकारकों को और उत्पादों को तीर चिन्ह द्वारा सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो भाई ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम हमारा होता है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, क्लियर होना चाहिए भाई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये रासायनिक समीकरण है तो इससे हम लोग को क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे और अच्छी बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल बात, कि अगर कोई भी अभिकारक है या उत्पाद है, उसकी भौतिक अवस्था को कैसे बता सकते हैं, उसकी भौतिक अवस्था को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचना मिलती है। ठीक है भाई, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि अगर कोई ये अभिकारक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ मैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। अगर इसको आप लोग याद रखिएगा कि असंतुलित को हम लोग कंकाली बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें कि भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे देते हैं, ये नहीं बोला जाता है, थोड़ा सा एडवांस जानकारी, थोड़ा सा रासायनिक समीकरण को अच्छा शो करने के लिए, दिखाने के लिए, ये भी ठीक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा हम लोग मसाला मिला देंगे तो काफ़ी और ज़्यादा क्या हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। जैसे भौतिक अवस्था बताने के लिए, भौतिक अवस्था के लिए हम किसी भौतिक अवस्था के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा वो रिएक्टेंट हो, REACANT यानी कि अभिकारक, या प्रोडक्ट हो, हम इसकी फिजिकल स्टेट को कैसे बता सकते हैं। अगर यही एक एग्जांपल को ले यही वाले एग्जांपल को, तो यहाँ पर H2 है प्लस यहाँ पर O2 है, और ये बना क्या रहा है भाई, ये हमारा सिंपल H2O बना रहा है। यहाँ पर सिंपल 2 से कर दो गुना, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगर आप बताइए पर हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन भाई तो एक गैस होता है, तो गैस को हम लोग कैसे दर्शाते हैं भाई, G से दर्शाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी भौतिक अवस्था को किससे दर्शाएंगे, G से। ऑक्सीजन भी क्या है भाई, हमारा सिंपल गैस है, तो इसके कोष्ठ में क्या लिख देंगे, G। गैस को हम लोग G से दर्शाते हैं ना भाई, बिल्कुल दर्शाते हैं भाई। 9th क्लास में हम लोग बेसिक पढ़े हैं, 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे। ये हमारा H2O क्या होता है भाई, हमारा जल होता है। जल हमारा क्या होता है, एक लिक्विड होता है, यानी कि हम लोग इसे L से दर्शाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। अगर एक और एक एग्जांपल की बात करें, हमारा CaCO3 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। अगर बात करें CaCO3 तो हमारा क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक ठोस होता है, यानी कि हम इसे हम लोग S से दर्शाएंगे। S से क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। और CaO हमारा ये भी क्या होता है, एक सॉलिड होता है, यानी कि कल्ली चूना होता है, तो S से दर्शा देंगे। CO2 भाई हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा G से दर्शा देंगे।
तो आप बताइए, थोड़ा पहले से सुंदर लग रहा है कि भाई हमारा हाइड्रोजन को बता रहा है हाइड्रोजन कौन सा स्टेट है, ऑक्सीजन कौन सा स्टेट है, जल कौन सा स्टेट है, मतलब कौन सी अवस्था है। तो उसी को हम बताने के लिए, इसको और थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम लोग उसके स्टेट के पहले अक्षर को हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। लेकिन और एक खास बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई अभिक्रिया होती है, मान लीजिए हमारी ये अभिक्रिया हो रही है, किसके उपस्थिति में हो रही है, अगर मान लीजिए चलो ये पढ़ाई की मतलब किसकी उपस्थिति में हो रही है, तो मेरी उपस्थिति में हो रही है। किसके द्वारा हो रही है भाई, मोबाइल के द्वारा और ऑनलाइन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा हो रही है। तो भाई ये हमारी रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है ये किसके चलते हो रही है, उसको हम लोग लिखते हैं तीर चिन्ह के ऊपर। जैसे हम बताया कि ये CO3 किसकी उपस्थिति में होती है भाई, ये क्या होती है, हीट करते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तीर चिन्ह के ऊपर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अगर और एक एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्या होता है, एक AgCl होता है, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग सन करते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट। तो सनलाइट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके तीर चिन्ह के ऊपर लिखेंगे सनलाइट, यानी कि ये क्या बन जाएगा Ag+Cl, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में होता है AgCl, होता होगा ना, ध्यान रखिए होता है। ये क्या है, ये हमारा तीर चिन्ह के हम लोग ऊपर बताते हैं कि कौन सी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, हम लोग उसके ऊपर लिखते हैं। कितने ताप पर हो रही है, कितने उसके प्रेशर पर हो रही है, हम लोग उसके ऊपर तीर चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। ये हमारा जो ये ये हमारा त्रिभुज है ना, ये हमारी हीट को बताता है, डेल्टा भी बोलते हैं इसे। खैर इतना बात क्लियर हो गया। एक और होता है एक और हमारा एक प्रजाति होता है भाई। हम जितना बता रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपके चैप्टर में थोड़ा सा इंजॉय लाने के लिए बता रहे हैं भाई, आपका चैप्टर में इतना सारा कुछ है। उसके बाद एक और बात है कि ये तो सिर्फ क्या होता है, ये तीर चिन्ह बताता है कि सिर्फ एक बार अभिक्रिया हो रही है, यानी कि अगर ये एक बार अभिक्रिया हो जाएगी तो आप इसे पुनः ऐसे नहीं ला सकते हो, नहीं कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट इसको, इसे बोलते हैं हम लोग उत्क्रमणीयता। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। अगर मेरा तीर चिन्ह जैसे कि हमारा कहाँ जा रही है, ये हमारी दाईं ओर जा रही है, तो एक तीर चिन्ह क्या हो जाएगा, इसकी बाईं ओर भी आएगा। क्या हो जाएगा, इसकी बाईं ओर भी आएगा। ये हमारे उत्क्रमणीयता को दर्शाता है, उत्क्रमणीयता, क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता, ठीक है। ये हमारे उत्क्रमणीयता को दर्शाता है। भाई एक एग्जांपल भी दे दे, बिल्कुल दे देते हैं। तो ये होता है N2+H2, ये क्या बनाता है, NH3। जब N मतलब नाइट्रोजन और H2 मतलब हाइड्रोजन, ये क्या बनाता है, NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं। तो एक क्या है, ये हमारा एक उत्क्रमणीयता अभिक्रिया है। मतलब भाई अगर ये दोनों मिलकर NH3 बना रही है तो NH3 पुनः N2 और H2 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि हमारा जो N2 है प्लस H2 है भाई, ये हमारी क्या है, उत्क्रमणीयता एक अभिक्रिया होती है। जो N2 और H2 मिलने के बाद NH3 बन जाएगी, यानी कि अमोनिया बन जाएगा। तो फिर से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बिल्कुल यहाँ क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचना मिलती है। भाई ये तो लिखने का नियम है ना भाई, रूल्स है, इससे क्या क्या मिलती है, तो हम लोग इसी पर जान सकते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ उसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कॉपी में उसे लिख लीजिएगा नोट बनाने के लिए। तो अगर बात करें, हम इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग जान जाएंगे। हाँ, ये वाला भाग ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारी भौतिक अवस्था के लिए होता है, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था को हमारा बताता है। इसमें एक AQ भी होता है। AQ मतलब क्या होता है, एक्वायस सॉल्यूशन में भी होता है, जलीय विलयन के लिए वो दर्शाता है। तो उसका भी कभी एग्जाम्पल कर लेंगे भाई। अगर हम बात करें इसे सूचना, तो चलिए हम लोग मिटाते हैं, ज़्यादा बात को बकवास न करते हुए हम लोग यहाँ पर जानते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम लोग रहने देते हैं, इससे हम लोग क्या क्या सूचना मिलती है। तो भाई आप बताइए कि ये रासायनिक समीकरण से आपको क्या सूचना मिलती है, आपको क्या सूचना मिलती है, मतलब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन ये भी यहाँ से भी आपके, ये भी क्या होता है, 2 नंबर में आता है, ये भी 2 नंबर में आता है, और ये भी क्या होता है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण से क्या सूचना मिलती है। तो पहला सूचना ये मिलती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रासायनिक समीकरण है, तो इससे हमारे अभिकारकों की जानकारी हो जाती है।
जानकारी होता चाहिए था, बिल्कुल हो जाती है। रासायनिक समीकरण से क्या होती है, उसके अभिकारकों की जानकारी हो जाती है और उत्पादों की जानकारी हो जाती है। पहला क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। अभिकारकों की जानकारी होती है ना, कि रासायनिक समीकरण से कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी कि अभिकारक कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं उसकी जानकारी हो जाती है, और कौन से पदार्थ बन रहे हैं उसकी जानकारी, मतलब उत्पाद की जानकारी हो जाती है भाई, उत्पाद की जानकारी हो जाती है, ना उत्पाद की जानकारी बिल्कुल होती है। तीसरा क्या होता है, इसमें कितने द्रव्यमान, यानी कि अभिकारक का कितने द्रव्यमान, अभिकारक का कितना द्रव्यमान, ये जो हमारा अभिकारक है ये कितना द्रव्यमान मिलकर उत्पाद का कितना द्रव्यमान बनाता है, इसकी भी जानकारी मिलती है। लिखेंगे अभिकारकों एवं उत्पादों के जानकारी, उत्पादों के द्रव्यमान की जानकारी, उत्पादों के द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है, द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है भाई, बिल्कुल होती है, उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कितना द्रव्यमान और H2 मिलकर कितना द्रव्यमान बनाता है, इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है। इसके मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है, मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है, ठीक है, मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। तो हमारे रासायनिक और इसमें अभिकारकों की जानकारी मिलती है, और कितने परमाणु मिलकर उत्पाद के कितने परमाणु बनाते हैं भाई, ये भी जानकारी मिलती है। तो उसको भी आप पांचवा पॉइंट पर लिख लेंगे, ठीक है। ये सूचना मिलता है हमारा रासायनिक समीकरण से, तो ये भी अच्छा है, अभिकारकों समझ गए होंगे, और ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भाई, रासायनिक समीकरण लिखते हो तो भाई उससे लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है भाई, इसको भी जानना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसको आप लोग थोड़ा सा, मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण से लाभ क्या होता है, मतलब इससे प्रॉफिट क्या है भाई, रासायनिक समीकरण लिखना है तो लाभ क्या है इससे। तो चलिए हम लोग इसे मिटा लेते हैं, फिर हम लोग जानते हैं अच्छे स्लाइड में। जी, तो अब क्या करने वाले हैं, लाभ। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, या तीसरा टॉपिक बोल सकते हैं, तीसरा या चौथा, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है भाई, ठीक है, रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है। अगर मुझे लिखना हो तो मैं अगर हाइड्रोजन, अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर रासायनिक समीकरण को उसके संकेतों और सूत्रों में लिख रहे हैं तो भाई उससे हमको क्या लाभ है भाई, उसके शब्द के रूप में भी हम तो लिख सकते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन, यार अच्छा से लिखो यार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो भाई हमें जल बनाता है। इसको हम लोग शब्द में लिखने पर और इसके ये संकेत में लिखने पर हमें क्या डिफरेंट, मतलब क्या लाभ है, इसके क्या प्रॉफिट है। ये तो सिंपल ऐसे नहीं लिखा जाता है, मतलब शब्द में ऐसे लिखते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल प्राप्त होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। लेकिन अगर उसको सिंपल वे में उसके संकेत के रूप में लिखते हैं, सूत्र के रूप में लिखते हैं, भाई उससे में लाभ क्या होता है। तो पहला लाभ भाई हम लोग कितना तेजी लिख दिए, उसको कितना बोले, कितना टाइम तक बोले, तो पहला क्या, इससे समय की बचत होती है ना भाई, इससे समय की बचत होती है। पहला क्या हो जाएगा, किससे मतलब रासायनिक समीकरण से इससे समय की बचत होती है, या लिखने में समय की बचत होती है, ऐसे लिखिए, लिखने में इसे लिखने में कम समय लगता है या समय की बचत होती है, कम समय लगता है, ऐसे लिख कम समय लगता है, कम समय लगता है।
पहली बात, इसे लिखने में भाई कम समय लगता है। दूसरी बात ये है, इसे पाना होता है ना, इसे पाना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इसे कॉपी पर लिखना आसान होता है। इसे कॉपी पर कम जगह में ही मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे कम जगह पर लिख सकते हैं। इसे कम पाना की आवश्यकता होती है। इसे लिखने में इसे लिखने में बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? कम जगह की आवश्यकता होती है भाई, वो तो हम लोग जानते ही हैं। इसे लिख रहे हैं तो भाई कम जगह नहीं है, कम जगह की आवश्यकता होती है। तीसरी क्या है? आसानी से अधिकार को एवं उत्पादों की जानकारी हो जाती है भाई, बिल्कुल हो जाती है, जानकारी हो जाती है। ये इससे हम लोग उत्पाद की और प्रतिफल की अधिकार की और उत्पाद की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह बात क्या हो गया? तीसरा भाई लाभ हो गया। ठीक है, और इससे एक और बात है, चौथा लाभ, सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। इससे एक और लाभ है कि ये जो हमारा रासायनिक समीकरण का जो हमारा संकेत है, यही संकेत ये पूरे इंडिया या पूरे भारत में या पूरे देश में प्रयोग होता है। तो लिखेंगे चौथा क्या होगा? सभी जगह इन्हीं संकेतों का प्रयोग होता है। इन्हीं सही लिखे सर, इन्हीं संकेतों का प्रयोग होता है। संकेतों का प्रयोग होता है मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो ये वाला संकेत देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने का ये हमारा क्या है? लाभ है। बिल्कुल, यहां तक क्लियर हो गया। अब बताइए कि इतना चीज या इतना टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं उससे क्या करूंगा? कंप्लीट करने का या उसे समाधान देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा हम लोग रीकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या इस क्लास में हम लोग जाने हैं। रीकैप कर लेते हैं थोड़ा। पहले हम लोग जाने कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो हमारा क्या होता है कि रासायनिक समीकरण के हमारे प्रकार होते हैं। संतुलित में क्या होता है? परमाणु की संख्या, यानी कि चाहे वो अभिकारक या उत्पाद दोनों, और क्या होता है? बैलेंस क्या होता है? समान होता है, तो उसे हम लोग संतुलित बोलेंगे। और एक और खास बात कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि अभिकारक या अभिक्रिया के बाद अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये क्या बताता है? हमारा कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि अगर अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणु की संख्या हमेशा क्या रहेगी भाई? समान रहेगी। फिर इसको बाद हम ले जाने कि असंतुलित क्या होता है भाई? परमाणु की संख्या दोनों ओर समान नहीं होगा तो भाई असंतुलित हो जाएगा, या द्रव्यमान या उसका द्रव्यमान। फिर हम लोग जाने कि भाई लिखने का नियम क्या है, तो भाई जानेंगे अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखेंगे। अभिकारकों के बीच में धनात्मक चिन्ह, उत्पादों के चिन्ह में धनात्मक चिन्ह। अभिकारकों को और उत्पादों को हम लोग सेपरेट करेंगे, किसके द्वारा? तीर चिन्ह के द्वारा सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम लोग जाने कि किसी भी अगर रासायनिक समीकरण में अगर हमारा जो संकेत भाग ले रहे हैं तो हम लोग उसके स्टेट को बता सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को ऐसे जी से हम लोग दर्शाए, यानी कि हम लोग गैस को जी से दर्शा सकते हैं, द्रव को लिक्विड मतलब एल से दर्शा सकते हैं, और हमारे सॉलिड यानी कि हमारे ठोस को हम लोग एस से दर्शा सकते हैं। जो हमारा संकेत बोल रहा होगा कि ये कौन सा गैस है, कौन सा हमारा द्रव है और कौन सा हमारा क्या है गैस ठोस है, तो उसके हम लोग पहले अक्षर को हम लोग लिख लेंगे, उसके छोटे अक्षर से। ये हम लोग जाने। उसके बाद जाने कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना मिलती है भाई? उसके अभिकारकों की और उत्पादों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर हम लोग जाने कि कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं, ये भी जानकारी मिल जाती है। कितने द्रव्यमान का भाग ले रहा है और कितना द्रव्यमान का पदार्थ बन रहा है, वो भी जानकारी मिल जाता है भाई। उसके मोलों को अनुपातों की जानकारी मिल जाती है कि अभिकारक के कितने मोल के अनुपात है और उत्पाद के कितने मोल के अनुपात है, उनकी जानकारी अच्छे तरीके से हो जाती है। फिर हम लोग जाने कि भाई उसके लाभ क्या है, तो भाई इससे लिखने में कम समय लगता है। यही संकेत क्या होता है, ये संपूर्ण में यही संकेत का प्रयोग होता है।
इसी संकेत का प्रयोग होता है जो अभी हम लिखेंगे। H2 है तो भाई अमेरिका में H2 ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो भाई दिल्ली में ऑक्सीजन ही रहेगा, और H2 है तो भाई जल कहीं भी ले जाओ सूत्र इसका यही रहेगा। तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग जाने कि इससे क्या होता है, लिखने में कम समय कम जगह लगता है, लिखने में कम जगह आवश्यकता होती है। उसके बाद सभी जगह इन्हीं संकेतों का प्रयोग होता है। इससे आसानी से अभिकारकम उत्पादों की जानकारी हो जाती है। तो ये थे इसके लाभ भाई, प्रॉफिट है। तो आप बताइए कि यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए और मस्त रहिए।